बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने केवीएस पेडागोजी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी पोस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कमेंट्स या किसी प्रकार का फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट की, यानी कि विकास को लेकर कुछ बहस हुई है जो कि हिस्टोरिकली डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में चली आ रही है। कुछ डिबेट्स डेवलपमेंट से रिलेटेड है जो कि आपकी केवीएस पेडागोजी का एक पार्ट है, यानी कि एक टॉपिक दिया हुआ है डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज का ये हमारा लेक्चर 3 है केवीएस पेडागोजी से रिलेटेड। हमने जो यूनिट स्टार्ट की थी अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जिसपे हम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन और डेवलपमेंट, जो मेरी पहली क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने किया था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये दोनों ही टॉपिक विद एमसीक्यूज हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। और अब बात करेंगे डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ डिबेट्स की, यानी कि विकास को लेकर कुछ बहस हुई है, कुछ डिबेट्स हुई हैं। वो कौन कौन सी डिबेट्स हैं? तो आपके सिलेबस में पर्टिकुलर डिबेट्स की बात नहीं की गई है, सिर्फ डिबेट्स दिया गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स थी मैंने गूगल से निकाल कर आप लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो टॉपिक है डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ डिबेट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिबेट का मतलब क्या होता है, डिबेट होती क्या है। तो डिबेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बहस। यानी कि क्या होता है डिबेट का मतलब? डिबेट रिफर्स टू अ डिस्कशन इन विच टू और मोर पीपल ऑपोजिंग पोजीशंस ऑन अ टॉपिक और क्वेश्चन इन एन अटेम्प्ट टू मेक एन ऑडियंस एक्सेप्ट देयर पोजीशन। देखिए, डिबेट का मतलब होता है एक डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, या एक बहस हो रही है। दो लोगों के बीच हो सकती है, दो से ज्यादा लोगों के बीच हो सकती है, दो पार्टियों के बीच हो सकती है, दो एडवोकेट्स के बीच बहस हो सकती है। और साधारण शब्दों में मैं बात करूं तो जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच भी बहस होती है। तो देखिए, हर घर में कोई ना कोई किसी ना किसी टॉपिक को लेकर कोई ना कोई बहस होती है। साधारण शब्दों में हम बात करें जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच भी बहस होती है, या कोई दो लोग हैं उनके बीच बहस हो जाती है, या दो पर्टिकुलर पार्टीज हैं उनमें बहस हो जाती है, जैसे बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी है, उनमें भी आए दिन किसी न किसी टॉपिक को लेकर बहस हुई रहती है। तो डिबेट का मतलब क्या है? एक डिस्कशन है जिसमें एक पार्टी दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करती है, यानी कि एक जो व्यक्ति है दूसरे को अपोज करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं ठीक हूं, दूसरा क्या कहता है कि नहीं तुम गलत हो, मैं ठीक हूं। तो ये क्या है? ये डिबेट होती है, डिस्कशन होता है। तो देखिए, ये तो हम जनरली बात कर रहे हैं डिबेट का मतलब क्या होता है, कि भाई डिबेट होती क्या है, बहस होती क्या है। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा टॉपिक है डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे इश्यूज रहे हैं जिनके ऊपर बहस हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड ये 6 इंपॉर्टेंट डिबेट्स हैं जो कि मैंने गूगल से बिल्कुल सर्च करके अच्छे से मैंने देखकर निकाली है। क्योंकि आपके जो टॉपिक है डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, उसमें कुछ पर्टिकुलर डिबेट्स की बात नहीं की गई है कि भाई 2 या 3 डिबेट दे दी, तो किसी भी डिबेट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मुझे ये 6 डिबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट लगी। तो हम आज की इस वीडियो में इन 6 की 6 डिबेट्स को डिटेल में डिस्कस करें। तो कौन सी है ये 6 इंपॉर्टेंट डिबेट्स? देखिए, फर्स्ट है नेचर वर्सेस नर्चर, हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट डिबेट भी हम इसको कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है डेवलपमेंट की। इस पर सालों साल बहस चली आ रही है। और उसके बाद है कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस, यूनिवर्सल वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज, एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी। तो ये 6 डिबेट्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली डिबेट से। देखिए, पहली डिबेट है नेचर वर्सेस नर्चर। तो नेचर का यहाँ मतलब हेरिडिटी से है और नर्चर का मतलब इन्वायरमेंट से। तो हेरिडिटी का मतलब होता है वंशानुक्रम, यानी कि जो आपकी हेरिडिटी या जेनेटिक्स होता है उसको हम बोलते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण, ठीक है। और नर्चर और नेचर का मतलब क्या है? नेचर हेरिडिटी, यानी कि प्रकृति बनाम पोषण। नर्चर का मतलब होता है पोषण, ठीक है। तो पजल नहीं होना है। हिंदी वाले बच्चों के बहुत कमेंट्स आते हैं, मैडम हिंदी के वर्ड्स भी यूज किया कीजिए।
तो नेचर का मतलब प्रकृति बनाम पोषण, नर्चर का मतलब होता है पोषण, हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम और इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। तो नेचर और हेरिडिटी एक ही वर्ड है, नर्चर और इन्वायरमेंट का एक ही मतलब है। देखिए जब भी कोई बहस होती है तो कोई ना कोई टॉपिक होता है, कोई इशू होता है, कोई मुद्दा होता है, कोई क्वेश्चन होता है, जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर इशू के ऊपर बहस होती है। तो नेचर वर्सेस नर्चर को लेकर क्या टॉपिक है, क्या इशू है? इज द इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स, हेरिडिटी या नेचर। देखिए ये तीनों एक ही वर्ड है, कोई भी आप लोग से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, नेचर, हेरिडिटी या जेनेटिक्स, ठीक है। मोर प्रिवेलेंट और इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट या नर्चर, मोर प्रिवेलेंट। देखिए जेनेटिक्स या हेरिडिटी या नेचर जो है ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को, या नर्चर या इन्वायरमेंट का अहम रोल होता है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, बच्चे की डेवलपमेंट। तो देखिए नेचर वर्सेस नर्चर की जो डिबेट है उसका पर्टिकुलर इश्यू क्या है कि जेनेटिक या हेरिडिटी का अहम रोल होता है बच्चे की डेवलपमेंट में या इन्वायरमेंट का अहम रोल होता है। इस टॉपिक के ऊपर सालों साल बहस चली आ रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए नेचर का मतलब क्या है और नर्चर का मतलब क्या है। वैसे तो मैं यहाँ पर बता ही चुकी हूँ। तो नेचर का मतलब हमारे जीन है, यानी कि जो कि स्टैटिक है, फिक्स है, चेंज नहीं होती, ठीक है। तो जो हम अपने पेरेंट्स से जो जीन के थ्रू रिसीव करते हैं, जो ट्रेट्स हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। और नर्चर का मतलब होता है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, पैदा होने के बाद बच्चा किस तरह की इन्वायरमेंट में रह रहा है, वो इन्वायरमेंट जो बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है उसको हम क्या कहते हैं? नर्चर। यानी कि उसका पालन पोषण किस तरह के इन्वायरमेंट में हुआ है, तो उसको क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट, या हम कह सकते हैं नर्चर। अब डिबेट किस टॉपिक पर है? डिबेट है नेचर का अहम रोल है या नर्चर का अहम रोल है। तो देखिए कुछ लोग कहते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे जो थॉट या बिहेवियर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इननेट होते हैं और हमारी जेनेटिक्स के परिणाम स्वरूप होते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारी जेनेटिक्स के कारण होते हैं। हमारे थॉट्स, हमारा बिहेवियर जो भी हम हैं उस पर हमारी जेनेटिक्स या हेरिडिटी का अहम रोल होता है। जबकि नर्चर को जो सपोर्ट करते हैं वो साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, उनका मानना है कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस का ज्यादा अहम रोल होता है आफ्टर कंसेप्शन। यानी कि बच्चा जब इस संसार में आ जाता है तो उसके डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट अहम भूमिका निभाता है। क्यों? वो क्या कहते हैं, उनका मानना है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बर्थ के समय जो उसका माइंड होता है वो एक ब्लैंक स्लेट की भांति होता है। तो बिहेवियरिस्ट की मानते हैं कि जन्म के समय बच्चा एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, उसमें हम जिस भी तरह की नॉलेज, एक्सपीरियंसेस डालेंगे, जिस तरह के इन्वायरमेंट में वो ग्रो करेगा, तो उस इन्वायरमेंट का अहम रोल होगा उसके डेवलपमेंट में बजाय की हेरिडिटी का। तो देखिए जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा जो है जन्म के समय एक ब्लैंक स्लेट की भांति होता है। तो इसमें जॉन वाटसन है, जॉन लॉक है, पैब्लो है, गैने है, वाइगॉत्स्की है। तो इन्होंने क्या कहा है, नर्चर का अहम रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में। इसके अलावा अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे जो है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी पर उन्होंने ज्यादा बात की है। तो वो कहते हैं नहीं, जीन या हेरिडिटी का अहम रोल होता है। इसके अलावा फ्रांसिस गाल्टन, डार्विन, विलियम वुंड, डोनाल्ड हब, ये कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि नेचर यानी कि हेरिडिटी का अहम रोल होता है। अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो जो हेरिडिटी है, यानी कि हेरिडिटी का मतलब आपका जो जेनेटिक मेकअप है, यानी कि आपके जो जीन्स हैं वो स्टैटिक होते हैं, फिक्स होते हैं, चेंज उनको नहीं किया जा सकता। यानी कि मदर जब कंसीव करती है तभी जो बच्चे के जो जीन होते हैं उसी टाइम डिसाइड हो जाते हैं कि उसकी आंखों का कलर क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, आईक्यू लेवल क्या होगा। यानी कि जो हेरिडिटिकली ट्रेट्स पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में आते हैं तो वो स्टैटिक होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हेरिडिटी जो होती है वो फिक्स होती है, यानी कि हमारे जो जीन होते हैं, जो हम ट्रेट्स अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं वो फिक्स होते हैं, स्टैटिक होते हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि जनरेशन टू जनरेशन भी हेरिडिटी चेंज नहीं होती है। मान लीजिए आप इंडियन हैं और आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर रहने लग जाए, वहां पर सेटल हो जाते हैं, तो भी एक दो जनरेशन तक तो लोग आपको देखकर ही पहचान लेंगे, देखकर ही बता देंगे कि आप इस पर्टिकुलर कंट्री के नहीं है। जैसे कि अगर कोई इंडियन रसिया में जाकर रहने लगे तो कद काठी को देखकर ही लोग पहचान जाते हैं कि ये रशियन तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जेनेटिक है या जो हेरिडिटी है वो स्टैटिक होती है, फिक्स होती है। यानी कि हमारे जो जीन होते हैं, जो ट्रेट्स हम पेरेंट्स से रिसीव करते हैं वो फिक्स होते हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो इन्वायरमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है। तो इस बहस का जो पर्टिकुलर कंक्लूजन निकलता है
तो लास्ट में ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट ये एक्सेप्ट करते हैं कि भाई जो बच्चे का डेवलपमेंट है उसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का अहम रोल होता है। बच्चा जो है इन दोनों का इंट्रैक्शन होता है, इन दोनों का मिक्स रोल होता है। और ये जो दोनों फैक्टर हैं ये क्या हो जाते हैं, नेचर और नर्चर मिलकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, ऐड नहीं होते। यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, दोनों का मतलब बहुत ज्यादा रोल होता है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको हेरिडिटी बहुत अच्छी मिली है, यानी कि बाय बर्थ वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू बहुत अच्छा है, लेकिन खुदा ने खास्ता उसको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसकी जो हेरिडिटी है यानी कि उसके अंदर जो पोटेंशियलिटीज थी जिसके कारण वो काफी आगे तक जा सकता था, वो कहीं ना कहीं सुप्रेस हो जाती है, यानी कि दब कर रह जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें नर्चर की, तो देखिए इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो मान लीजिए एक बच्चा है, उसको इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिला है, यानी कि उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर मिल रहा है, यानी कि रहना सहना उसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे वातावरण में वो पल बढ़ रहा है। लेकिन अगर उसको हेरिडिटी अच्छी नहीं मिली है, यानी कि उसके जो जीन है वो बहुत अच्छे नहीं है, वो उसकी जो पोटेंशियलिटीज है वो बहुत अच्छी नहीं है, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा नहीं है, मान लीजिए वो बच्चा गिफ्टेड नहीं है, एक नॉर्मल बच्चे से भी बिलो एवरेज है, तो उसको इन्वायरमेंट चाहे कितना ही बेहतर क्यों न मिला हो, वो बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो देखिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इस डिबेट का जो कंक्लूजन है उस पर ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट लास्ट में यही एक्सेप्ट करते हैं कि जो बच्चा है या ह्यूमन बिहेवियर है वो नेचर और नर्चर दोनों के मिक्स के कारण होता है, यानी कि दोनों का मिक्सचर है, दोनों का इंट्रैक्शन है, दोनों जो है अहम रोल अदा करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में। ये जो दो फैक्टर है नेचर और नर्चर, ये नेचर और नर्चर जो है दोनों मिलकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऐड नहीं होते, ठीक है, ऐड नहीं होते, क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी कि एक बच्चे को अगर हेरिडिटी भी अच्छी मिली है और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा मिला है तो उस बच्चे का जो है डेवलपमेंट बहुत बेहतर होगा। अगर एक बच्चे को हेरिडिटी अच्छी मिली है लेकिन इन्वायरमेंट नहीं मिला तो भी उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर उस बच्चे को इन्वायरमेंट अच्छा मिला है, हेरिडिटी अच्छी नहीं मिली, तो भी कहीं ना कहीं उसका जो डेवलपमेंट है वो इफेक्ट होगा। तो ये दोनों फैक्टर मिलकर बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को। तो देखिए अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो जो हेरिडिटी या जीन होते हैं वो एक लिमिट सेट कर देते हैं, यानी कि हेरिडिटी एक लिमिट सेट कर देती है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो इन्वायरमेंट क्या करता है, उसमें इन्वायरमेंट एक अहम रोल अदा करता है कि आप जो पोटेंशियलिटीज के साथ पैदा हुए हैं उनका डेवलपमेंट कहाँ तक हो पाएगा, हाउ फार यू विल गो, कहाँ तक आप जा पाएंगे, ये डिसाइड करता है इन्वायरमेंट, जो डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह का मिला है। तो हेरिडिटी में हमारे जीन्स, फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, और नर्चर में जो है इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, हाउ वी वर रेज्ड, यानी कि किस वातावरण में हम पले बड़े हैं, सोशल रिलेशनशिप और सराउंडिंग कल्चर, ये फैक्टर जो है नर्चर से रिलेटेड है। तो देखिए अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किसका अहम रोल है, हेरिडिटी या इन्वायरमेंट का, आपकी राय पूछी जाती है तो आप क्या कहेंगे कि भाई दोनों का अहम रोल है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही जो है बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। अगर आपसे स्पेसिफिकली नर्चर की तरफ पूछा जा रहा है या बिहेवियरिस्ट की बात आपसे की जा रही है तो आप नर्चर की तरफ जाएंगे, या सिर्फ जेनेटिक्स के ऊपर बात की जा रही है तो आप जेनेटिक्स या हेरिडिटी की तरफ जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो देखिए ये थी आपकी नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट या हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट डिबेट क्या है। आगे बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की। तो देखिए इसमें अगर हम मुद्दे की बात करें, इश्यू क्या है कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी डिबेट्स का, Does human development move along fluidly and smoothly or abruptly or disjointedly? देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो फ्लूडली यानी कि स्मूथली होता है, कॉन्टिन्यूस होता है या डिसकॉन्टिन्यूस होता है, यानी कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है या मतलब टुकड़ों में होता है या स्टेजेस में, हम कह सकते हैं स्टेजेस में होता है। तो ये अहम क्वेश्चन है इस डिबेट का, इस पर बहस हुई है। और कॉन्टिन्यूटी को जो मानते हैं वो कुछ और बात करते हैं, वो कहते हैं कि भी कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। और डिसकॉन्टिन्यूटी को जो फॉलो करते हैं उसको जो मानते हैं, तो डिसकॉन्टिन्यूटी थ्योरी वाले थ्योरिस्ट क्या कहते हैं कि नहीं, जो डेवलपमेंट है वो एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो देखिए जो कॉन्टिन्यूटी वाले थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, और कॉन्टिन्यूटी किस चीज पर फोकस करती है, वो क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात कॉन्टिन्यूटी में की जाती है। जैसे हमारी हाइट है, वेट है, इनकी जो क्वांटिटी में होते हैं तो वो चेंजेस
किससे रिलेटेड होते हैं, कॉन्टिन्यूटी से। देखिए क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जो क्वांटिटेटिव चेंजेज होते हैं वो कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड होते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी से। तो जो क्वांटिटेटिव चेंजेज होते हैं वो कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे पहले जो पेड़ है वो छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, यानी कि ग्रेजुअल चेंजेज आ रहे हैं। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो कॉन्टिन्यूटी पर फोकस करते हैं, जैसे वागोत्स्की है, अल्बर्ट बंडूरा है। तो अगर वागोत्स्की की हम बात करें तो वागोत्स्की क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एज और स्टेजेस का जो है इस पर फर्क नहीं पड़ता, ये तो ग्रेजुअल है, कॉन्टिन्यूस है, चलता रहता है। तो ये तो हुई कॉन्टिन्यूटी की बात। अब डिसकॉन्टिन्यूटी क्या सजेस्ट करती है, तो डिसकॉन्टिन्यूटी जो थ्योरी है वो क्या कहती है, यानी कि जो डिसकॉन्टिन्यूटी को मानने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअल या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होता, वो अब्रप्ट होता है, यानी कि उसमें जो चेंजेस होते हैं वो अब्रप्ट होते हैं, यानी कि सडन चेंजेस होते हैं, अचानक से हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बटरफ्लाई या ड्रैगन फ्लाई को देख सकते हैं। ठीक है, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं स्टेजेस में हो रहे हैं, पहले जो एग देती है, फिर एग, फिर उसके बाद लार्वा, मोल्ट। तो ये जो लाइफ साइकिल ऑफ ड्रैगन फ्लाई का आप देख सकते हैं, इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो किस तरह के चेंजेस हैं, वो एब्रप्ट चेंजेस हैं। ठीक है, यानी कि जो चेंजेस हैं वो सडन हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूटी थ्योरी कहती है, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेजेस में होता है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी जो थ्योरी है, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूटी किस चीज पर फोकस करती है, उसमें जो है क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, जैसे काइंड, स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं, स्ट्रक्चर की हम बात कर सकते हैं, फंक्शनलिटी की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूटी में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस, और कॉन्टिन्यूटी में जो चेंजेस होते हैं वो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, जैसे हाइट और वेट का बढ़ना। तो देखिए जो डिसकॉन्टिन्यूटी को मानने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसमें प्याजे का नाम अहम है। प्याजे का क्या कहूँ कि जिन्होंने भी स्टेज थ्योरीज की बात की है वो सारे साइकोलॉजिस्ट जो है डिसकॉन्टिन्यूटी पर फोकस करते हैं, जैसे जीन प्याजे हैं, हॉलबर्ग ने स्टेजेस की बात की है, इरिक इरिक्सन, सिगमंड फ्राइड। तो ये सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई जो होता है स्टेजेस में होता है, और जो पहली स्टेज होती है वो दूसरी स्टेज के लिए एक बेस का काम करती है। ठीक है, और हर व्यक्ति को उन स्टेजेस से पास होना पड़ता है, यानी कि एवरीवन पासेस इन द सेम ऑर्डर, यानी कि उन स्टेजेस का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है, चेंज नहीं होता। जो पहली स्टेज होती है वो दूसरी के लिए क्या करती है, एक बेस का काम करती है। चाहे बच्चा इंडिया में हो, यूके में हो या किसी दूसरे कंट्री में हो, जो स्टेजेस हैं वो बिल्कुल फिक्स है, वो चेंज नहीं होती। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि जैसे प्याजे की अगर हम बात करें तो प्याजे ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं, कौन कौन सी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो प्याजे क्या कहते हैं कि पहली जो स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से 2 साल तक होती है, उसमें बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट आ जाता है, यानी कि वो फिक्स है। ठीक है, दूसरी स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल, उसमें बच्चे में सिंबॉलिक थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। थर्ड जो स्टेज है उसमें कंजर्वेशन वो समझने लग जाता है, ट्रांजिटिविटी, क्लासिफिकेशन। तो ये सारी जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन है इन सब का डेवलपमेंट बच्चे में हो जाता है थर्ड स्टेज में। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट आ जाता है। तो प्याजे क्या कहते हैं, उनका मानना है कि जो पहली स्टेज है वो दूसरी स्टेज के लिए एक बेस का काम करती है। ठीक है, तो देखिए अगर हम कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी डिबेट पर हम अपना पर्सपेक्टिव देना चाहें तो जनरली जो है हम कॉन्टिन्यूटी को बेटर मानते हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, स्मूथली होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्याजे की बात करें तो प्याजे ने जो है स्टेजेस की बात की है। उनका मानना है कि डिसकॉन्टिन्यूस या अब्रप्ट चेंजेस जो होते हैं स्टेजेस में चेंजेस होते हैं। पहली स्टेज में अलग विशेषताएं होती है, दूसरी में अलग होती है, तीसरी में अलग और चौथी में अलग। और ये जो स्टेजेस होती है हर जगह सेम रहती है, चाहे बच्चा यूके में हो, इंडिया में हो या किसी दूसरे कंट्री में हो। तो देखिए अगर हम प्याजे की बात करें तो उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज की बात की, यानी कि उनकी जो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसमें बच्चा सिंबॉलिक थिंकिंग का डेवलपमेंट बच्चे में हो जाता है, तीसरी स्टेज में बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशंस को समझना सीख जाता है, यानी कि कंजर्वेशन है, ट्रांजिटिविटी है, क्लासिफिकेशन है, ये बच्चे को समझ आने लगता है। तो अगर हम जनरली बात करें तो जब बच्चा दूसरी स्टेज में आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, तो उसमें सिंबॉलिक थिंकिंग के साथ साथ वो जो है उसमें कंजर्वेशन को क्या वो नहीं समझ पा रहा था, या क्लासिफिकेशन का डेवलपमेंट धीरे धीरे उसमें नहीं हो रहा था, यानी कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे उसमें उस चीज का डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन जो डिसकॉन्टिन्यूटी थ्योरी वाले जो थ्योरिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि नहीं,
पहली स्टेज की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, दूसरी की अलग, तीसरी की अलग और चौथी की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि भाई आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। तो देखिए, अगर डिसकंटिन्यूटी की बात आती है या स्टेज स्पेसिफिक बात की जाती है तो वहां पर आप डिसकंटिन्यूटी की तरफ जाएंगे, या जहां पर स्टेजेस की बात नहीं है, कॉन्टिन्यूस या ग्रेजुअल प्रोसेस की बात की जा रही है, तो वहां पर आप कॉन्टिन्यूटी की तरफ जाएंगे। तो ये थी कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी डिबेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डिबेट है वो है अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस, यानी कि इस डिबेट से रिलेटेड जो इश्यू है वो क्या है, are we more affected by events that occur in early childhood or do later events play an equally important role। देखिए, इस डिबेट से रिलेटेड जो मुद्दा है, जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें हमारा जो डेवलपमेंट है उस पर अर्ली एक्सपीरियंसेस का ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है या हमारे जो लेटर एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले अर्ली एक्सपीरियंसेस वाले क्या कहते हैं। तो देखिए, अर्ली एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, तो एक तरह से अगर हम साइको एनालिटिक थ्योरिस्ट की बात करें तो जितने भी साइको एनालिटिक थ्योरिस्ट हैं, जिसमें सबसे पहले हम फ्राइड का ही नाम देखते हैं, सिगमंड फ्राइड की बात हम करते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी का नाम आती, तो जितने भी साइको एनालिटिक थ्योरिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि हमारे जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हैं वो ज्यादा अहम रोल अदा करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चे की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जो है कंप्लीटली 5 साल की उम्र तक हो जाता है। हम बात भी करते हैं ना कि जो 5 या 6 साल होते हैं स्टार्टिंग के, वो बच्चे के लिए एक तरह से फाउंडेशन का काम करते हैं, क्योंकि बच्चे के ब्रेन का 90-95% डेवलपमेंट जो है इन 5-6 सालों में हो जाता है। दूसरी तरफ जो लेटर एक्सपीरियंसेस वाले रिसर्चर हैं तो वो क्या कहते हैं कि भाई इस टॉपिक पर बहुत रिसर्च हुआ है, काफी स्टडीज हुई हैं और उनसे ये प्रूव हुआ है कि जो लेटर एक्सपीरियंसेस हैं वो ज्यादा अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं जिनका जो बचपन था वो बहुत ही सोशली इमोशनली बहुत डिस्टर्ब था, लेकिन बाद में यानी कि अपने एडल्सेंस या एडल्टहुड में जाकर वो बिल्कुल वेल एडजस्ट हो गए थे, वेल सेटल्ड हो गए थे। तो देखिए, अगर हम अर्ली एक्सपीरियंसेस वाले थ्योरिस्ट की बात करें तो जितने भी साइको एनालिटिक थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि बच्चे की लाइफ में यानी कि उसके चाइल्डहुड में जो भी एक्सपीरियंसेस उसके साथ हुए हैं, जो भी अब्यूज उसके साथ हुआ है, उसका असर लाइफ टाइम रहता है, यानी कि अर्ली एक्सपीरियंसेस ज्यादा अहम रोल अदा करते हैं। जबकि जो लेटर एक्सपीरियंसेस वाले रिसर्चर हैं, थ्योरिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि नहीं, लेटर एक्सपीरियंसेस का अहम रोल है, क्योंकि बच्चा जो है बचपन में कुछ घटनाएं या कुछ अब्यूज उनके साथ हुआ भी है तो वो उसको भूल जाते हैं अपने एडल्टहुड में, और आगे के जो साल हैं वो ज्यादा अहम रोल अदा करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, यानी कि अर्ली एक्सपीरियंसेस की बात की जा रही है, तो अगर हमारा व्यू जाना जाए तो हम यही कहेंगे कि भाई अर्ली एक्सपीरियंसेस का अहम रोल होता है, क्योंकि पहले जो 5 साल होते हैं बच्चे की लाइफ के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि अर्ली एक्सपीरियंसेस की बात की जा रही है या लेटर एक्सपीरियंसेस की, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा गया है, तो आप उसी की तरफ जाएं। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि एक बच्चा है जिसका चाइल्डहुड बहुत अच्छा नहीं था लेकिन बाद में वो वेल सेटल्ड हो जाता है, तो इस में जो है किसका अहम रोल है, अर्ली एक्सपीरियंसेस का या लेटर एक्सपीरियंसेस का? तो आप क्या कहेंगे, लेटर एक्सपीरियंसेस का, क्योंकि उसने अपने अर्ली एक्सपीरियंसेस को भुलाकर वो आगे जाकर वेल सेटल्ड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर बात होती है कि एक बच्चे के साथ जो है बचपन में बहुत अब्यूज हुआ और वो बिल्कुल नहीं भुला पाया उन एक्सपीरियंसेस को, तो यहाँ पर किस चीज का अहम रोल होगा, अर्ली एक्सपीरियंसेस की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये थी अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस की डिबेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिबेट है यूनिवर्सल वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक डिबेट। तो देखिए, इस पर्टिकुलर डिबेट का जो इशू है, जो मुद्दा है, जो क्वेश्चन है वो क्या है, इज देयर वन कॉम्प्रिहेंसिव एंड ओवरआर्चिंग पाथ for development or are there many? For example, does a person in India develop in similar ways to a person in Canada? देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट का पाथ है वो यूनिवर्सल होता है या कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव होता है, सब जगह एक जैसा होता है, या उस पर कॉन्टेक्स्ट या कल्चर कम्युनिटी का इफेक्ट रहता है। तो देखिए, यूनिवर्सल एजम्पशन पर जो फोकस करते हैं, जो यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव को देखने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, जो बर्थ से डेथ तक होता है, बोर्न टू डेथ होता है, यानी कि
कहीं पर भी व्यक्ति रहे, चाहे यूके में रहे, कनाडा में रहे, इंडिया में रहे, यानी कि डेवलपमेंट का जो पाथ होगा, जो प्रोसेस होगा, वो कॉन्टिन्यूस है, सेम है सब जगह। तो देखिए जो यूनिवर्सल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो एक सीक्वेंस में होता है, उसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, यानी कि स्टेजेस की बात यहाँ पर की गई है। अगर हम डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करें तो इन्फेंसी टू अडल्टहुड जो सभी इंडिविजुअल्स के लिए जो स्टेजेस हैं वो कॉमन होंगी, क्योंकि हर बच्चे की पहले इन्फेंसी स्टेज आएगी, चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडolescence और एडल्टहुड। तो ये जो स्टेजेस का सीक्वेंस रहेगा ये बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे व्यक्ति इंडिया में रहे या कनाडा में रहे या यूके में रहे। तो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो क्या है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। तो यूनिवर्सल एजम्पशन को मानने वाले लोग क्या कहते हैं कि जो डेवलपमेंट का पाथ है वो यूनिवर्सल है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, यूनिफॉर्म पैटर्न है, चाहे व्यक्ति इंडिया में रहे, यूके में रहे या किसी दूसरे कंट्री में हो, मतलब उसका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा वो सेम रहेगा। यानी कि पहले इन्फेंसी स्टेज बच्चे की आएगी, उसके बाद चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडolescence और एडल्टहुड, ठीक है। उस पर किसी कम्युनिटी, कास्ट या कॉन्टेक्स्ट का इफेक्ट नहीं रहता। तो यूनिवर्सल एजम्पशन वाले लोग ये मानते हैं, जबकि जो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एजम्पशन को मानने वाले लोग हैं उनका क्या कहना है कि नहीं, डेवलपमेंट पर जो है कॉन्टेक्स्ट का इफेक्ट रहता है, यानी कि किसी कल्चर, कम्युनिटी और सोसाइटी में जो व्यक्ति पला बड़ा है उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर आता है, वो उसके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक का मतलब है वेयर एंड व्हेन, यानी कि व्यक्ति कहाँ रह रहा है। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक यानी कि कॉन्टेक्स्ट का इफेक्ट रहता है, किस कम्युनिटी में व्यक्ति पला बड़ा है उसका प्रभाव रहता है, लेकिन इतना नहीं रहता है कि हम यूनिवर्सल एजम्पशन को भूल जाएं। यानी कि जो पैटर्न है वो तो यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिवर्सल रहेगा, एक सीक्वेंस में होगा। तो कॉन्टेक्स्ट का इफेक्ट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति फॉरेस्ट में रह रहे हैं, जैसे आदिवासी लोग हैं, तो उनका जो डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है, क्योंकि मान लीजिए जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं वो 25 फीट ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं, लेकिन एक नॉर्मल जो गांव और शहर में रहने वाला बच्चा है वो ऐसा नहीं कर सकता। तो कॉन्टेक्स्ट का इफेक्ट रहता है, लेकिन इतना नहीं रहता कि हम यूनिवर्सल एजम्पशन को भूल जाएं। तो अगर हम बात करें यूनिवर्सल वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक की, तो हम किसको ज्यादा बेहतर मानते हैं, यूनिवर्सल एजम्पशन की तरफ जाएं। अब क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है, अगर आप से पूछा जाता है एक यूनिफॉर्म पैटर्न या एक सीक्वेंस की बात की जाती है तो आप यूनिवर्सलिटी की तरफ जाएंगे, अगर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, कम्युनिटी या इस तरह की बात पूछी जाती है तो आप किसकी तरफ जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक की तरफ। तो ये थी यूनिवर्सल वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक डिबेट। नेक्स्ट डिबेट है स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज। तो देखिए पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो डिबेट है ये किससे रिलेटेड है, तो ये हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स से रिलेटेड है, यानी कि हमारे जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो स्टेबल रहते हैं या चेंज हो जाते हैं थ्रू आउट लाइफ। तो जो स्टेबिलिटी पर फोकस करने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो स्टेबल रहते हैं, यानी कि हमारी पूरे लाइफ टाइम इन्फेंसी से लेके एडल्टहुड तक कुछ जो ट्रेट्स होते हैं वो बिल्कुल स्टेबल रहते हैं, उनमें चेंजेस नहीं आता। जैसे किसी भी बच्चे का जो एनर्जी लेवल है या आउटगोइंगनेस है, तो ये जो ट्रेट है ये क्या है, ये स्टेबल रहते हैं। जबकि जो चेंज की बात करते हैं दूसरी तरफ जो रिसर्चर हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो थ्रू आउट लाइफ जो है स्टेबल नहीं रहते, उनमें चेंजेस आते रहते हैं। तो देखिए जो चेंज को मानने वाले रिसर्चर या साइकोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि जो किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उस पर जो है सोशल इंटरेक्शन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। क्योंकि जिस तरह के वातावरण, जिस तरह की सोसाइटी में व्यक्ति रहता है तो वो चेंज हो जाता है। मान लीजिए एक बच्चा बचपन में बहुत शाई नेचर का था, तो जरूरी नहीं है कि वो एडल्टहुड या एडolescence में भी उसी तरह से शाई नेचर दिखाए, ठीक है। तो उसके जो ट्रेट है वो चेंज हो जाते हैं, स्टेबल नहीं रहते। तो देखिए स्टेबिलिटी और चेंज की जो डिबेट है वो यही कहती है, कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है वो स्टेबल रहते हैं, दूसरे कहते हैं कि चेंज हो जाते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होते हैं जो स्टेबल रहते हैं, थ्रू आउट लाइफ सेम रहते हैं, तो आप स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। अगर चेंज की बात की जा रही है, यानी कि जैसे सोशल इंटरेक्शन या सोशल एटीट्यूड की बात की जा रही है, तो वहां पर जब पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करते हैं तो जो पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, थ्रू आउट लाइफ सेम नहीं रहते। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट डिबेट। तो नेक्स्ट डिबेट है एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी की डिबेट। तो देखिए इस डिबेट से रिलेटेड जो मुद्दा है, इशू है, वो क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने खुद के डेवलपमेंट में उनका जो है एक्टिव कंट्रीब्यूटर का रोल रहता है, या
वो जो भी इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं उनको एज इट इज स्वीकार करते हैं, पैसिव होते हैं, मतलब जो भी उनके पास आ रहा है उसको वो एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं। एक्टिव या पैसिव रोल होता है जो बच्चा होता है उसका खुद के डेवलपमेंट में। तो देखिए पैसिविटी की जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो लर्नर होता है वो पैसिव होता है, उसको जो कुछ सिखाया जा रहा है उसको वो एज इट इज सीख लेता है, यानी कि जो कुछ उसके पाथवे में आ रहा है उसको वो एज इट इज स्वीकार करता है। जैसे एक टीचर, जो क्लास टीचर है, अगर वो बच्चों को कुछ समझा रहा है तो जो पैसिव लर्नर होगा, जो टीचर ने जैसा जो कुछ उसको समझाया वो उसको एज इट इज स्वीकार कर लेगा, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन या कोई आर्गुमेंट या कोई डिबेट वो पुट नहीं करेगा। जबकि एक्टिविटी थ्योरी क्या कहती है, एक्टिविटी थ्योरी का मानना है कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव लर्नर होने चाहिए, यानी कि वो अपना पाथवे खुद सेलेक्ट करें, यानी कि उनके पास चॉइसेस है, ऑप्शंस है, उनमें से वो खुद सेलेक्ट करें कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। तो जो एक्टिव लर्नर होता है वो अपनी चॉइसेस खुद डिसाइड करता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस होते हैं, उनमें से वो डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। अब हम लर्नर्स की बात कर रहे हैं तो एक्टिविटी और पैसिविटी में क्या होता है, जो पैसिव लर्नर होगा, मान लीजिए क्लास टीचर ने जैसा बताया वो उसको एज इट इज स्वीकार कर लेगा, उसको एज इट इज लर्न कर लेगा। लेकिन जो एक्टिव लर्नर होगा वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि टीचर क्या समझा रही है, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चीज पर वो फोकस करता है, यानी कि वो अपने आप डिसाइड करता है उसकी चॉइसेस क्या रहेंगी, मतलब वो एनालाइज करता है। अगर हम बात करें एक्टिविटी और पैसिविटी की, तो जो एक्टिव लर्नर होता है वो क्या करता है, मान लीजिए कोई टीचर कोई असाइनमेंट उनको देती है, तो जो एक्टिव लर्नर होगा वो ये डिसाइड करेगा कि ये असाइनमेंट दिया क्यों गया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो वो अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सटेंड करने की कोशिश करता है। जबकि जो पैसिव लर्नर होगा वो क्या करेगा, जो भी असाइनमेंट टीचर ने दिया है उसको एज इट इज अच्छे से करके वो सबमिट कर देगा, यानी कि अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करने की कोशिश नहीं करेगा, जो भी कुछ मिल रहा है, जो भी कुछ उनके पाथवे में आ रहा है उसको एज इट इज स्वीकार करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने एमसीक्यूज इसलिए नहीं डाले क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा बन रहा था। तो अगली वीडियो में डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे।